हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सेशन। आज का जो सेशन है ये है मॉक टेस्ट पार्ट फोर्थ, जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जीके और जीएस के होंगे, ठीक है। और इस सेशन के लास्ट में इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं। इस सेशन के लास्ट में जितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं इस मॉक टेस्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संघाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है? संघाई डियर इज एन एंडेमिक स्पीशीज फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? पहला है राजस्थान, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है केरल और चौथा है मणिपुर। जो संघाई हिरन है ये पाया जाता है मणिपुर राज्य में, ठीक है। संघाई हिरन को डांसिंग डियर कहा जाता है और यह केवल केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मणिपुर में स्थित है इसमें यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द थंब एंड फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली, ठीक है। पहला है धारा और क्षेत्र, दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र और बल, तीसरा है बल और चुंबकीय क्षेत्र और चौथा है क्षेत्र और धारा। तो जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है इसके हिसाब से जो थंब है ये डिनोट करता है फोर्स को, जो फोर फिंगर है, ठीक है, ये बी को डिनोट करता है और जो मिडिल फिंगर है ये डिनोट करता है करंट को, ठीक है। आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया है थंब और फोर फिंगर में, तो ये हो जाएगा फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बल और चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट? पहला है रक्षक कोशिकाएं यानी गार्ड सेल, दूसरा है केंद्रक यानी न्यूक्लियस, तीसरा है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन और चौथा है रंध्र जो कि स्टोमेटा। तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है जिसमें गैसीय विनिमय होता है वो होता है स्टोमेटा यानी रंध्र में, ठीक है। पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसिन राम पृथ्वी पर स्थित आर्द्र स्थान है और यह स्थित है डैश में, ठीक है। मौसिन राम द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन विच हिल्स? पहला है महादेव पहाड़ियाँ, दूसरा है लुसाई पहाड़ियाँ, तीसरा है राजमहल की पहाड़ियाँ और चौथा है खासी की पहाड़ियाँ। तो जो मौसिन राम है ये लोकेटेड है खासी हिल्स में, ठीक है। खासी हिल्स कहाँ पड़ता है? यह मेघालय में स्थित है। और मौसिन राम में औसतन कितना मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है? 11,872 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर आर्मेचर? पहला है मृदु लोहा कोर यानी सॉफ्ट आयरन कोर, दूसरा है कुंडली यानी कॉइल, तीसरा है चुंबक यानी मैग्नेट। इसके आपके ऑप्शन है पहला और तीसरा, सेकंड है केवल सेकंड, थर्ड है केवल फर्स्ट और चौथा है फर्स्ट और सेकंड। तो जो आर्मेचर बना होता है इलेक्ट्रिक मोटर का ये बना होता है सॉफ्ट आयरन कोर और कॉइल से, ठीक है। तो आपका पहला और दूसरा सही हो जाएगा। और जो आर्मेचर होता है इलेक्ट्रिक मोटर का वो क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IV ग्राफ ऑफ थ्री रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3 इज शोन, ठीक है। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन R1 R2 R3 इज? पहला है R1 बड़ा है R2 से, R2 बड़ा है R3 से और दूसरा है R3 छोटा है R1 से और R1 छोटा है R2 से, तीसरा है R1 छोटा है R2 से और R2 छोटा है R3 से और चौथा है R3 बड़ा है R1 से और R1 बड़ा है R2 से। बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, और जब ये प्रोपोर्शनल को हम लोग हटाते हैं तो ये कांस्टेंट में चेंज हो जाता है आर के फॉर्म में, ठीक है। अगर कोई वोल्टेज है जिसकी मान x है तो इसको बराबर करने के लिए या फिर हम लोग को r की वैल्यू बढ़ानी होगी और i की वैल्यू घटानी होगी, या फिर i की वैल्यू बढ़ानी होगी और r की वैल्यू घटानी होगी, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो क्या होता है कि जो स्लोप होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r के। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जो R3 है ये सबसे छोटा हो जाएगा, उससे बड़ा होगा R1 और उससे बड़ा होगा R2, ठीक है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर सेकंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन हो, ठीक है। पहला है ZnO प्लस सी, जो कि बन रहा है Zn प्लस CO, ठीक है। दूसरा है MnO2 प्लस 4HCl, जो कि बन रहा है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। तीसरा है 4Na प्लस O2, जो कि बन रहा है 2Na2O। और चौथा है AgNO3 प्लस NaCl, जो कि बन रहा है AgCl प्लस NaO3, ठीक है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये है डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि Cl NO3 की जगह आ रहा है और NO3 Cl की जगह चला जा रहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्रकलन किसने किया था? हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम इन 1876? पहला है विलियम डिग्बी, दूसरा है VKRV राव, तीसरा है दादा भाई नौरोजी और चौथा है PC महालनोबिस। जो पहला इंडिया का नेशनल इनकम है ये प्रिपेयर किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के पाचन तंत्र में कौन सी क्रिया साबुन के पायसीकरण यानी इमल्सिफिकेशन जैसी है? विच प्रोसेस इन ह्यूमन डाइजेशन इज सिमिलर टू सोप इमल्सिफिकेशन? पहला है पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान करना यानी बाइल जूस प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम। दूसरा है पित्त लवण वसा को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, बाइल सॉल्ट ब्रेक फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूलस। थर्ड है पित्तरस एंजाइमों द्वारा स्टार्च पचना, डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय बाइल एंजाइम्स। और फोर्थ है पित्तरस द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान करना यानी बाइल जूस प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम। तो जो सोप इमल्सिफिकेशन है इसकी तरह डाइजेशन में कौन सी प्रक्रिया होती है? वो होती है पित्त लवण वसा की छोटी गोलिकाओं में तोड़ना यानी बाइल सॉल्ट ब्रेक्स द फैट, ठीक है। पित्त लवण जो बाइल सॉल्ट है ये लिपिड डाइजेशन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में 4 ओम प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4 ओम और 6 ओम का किस में है? ये है सीरीज में। इसमें पूछा है कितना यहाँ पे वोल्ट होगा। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले ये अगर सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? R इक्वलेंट 4 + 6 यानी 10 ओम, ठीक है। V इक्वल टू IR में इसको हम लोग अगर प्लेस करते हैं तो V की वैल्यू है 5 वोल्ट। यहाँ से करंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे और ये है 10 ओम। जो हमारा करंट आ जाएगा ये आ जाएगा 1/2 एम्पियर। अब बात करें सिर्फ 4 ओम की बात किया गया है तो इस 4 ओम में फिर से हम लोग V इक्वल टू IR में इसको रखेंगे तो जिसमें V है हमारा V हमसे पूछा गया है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। I की वैल्यू है 1.2 और R की वैल्यू है 4 ओम। जो हमारा V यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगा ये आ जाएगा 2 वोल्ट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? आर्टिकल 279A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। पहला है GST परिषद यानी GST काउंसिल से, दूसरा है UPSC से, तीसरा है निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन से और चौथा है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन से। जो आर्टिकल नंबर 279A है ये संबंधित है GST काउंसिल से और GST काउंसिल का गठन वर्ष 2016 में हुआ था और इसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शुष्क बुझा चूना का क्लोरीनीकरण करने पर मुख्य उत्पाद क्या है? ऑन क्लोरीनेशन ऑफ स्लैक्ड लाइम द मेन प्रोडक्ट इज। पहला है एसिटिक एसिड, दूसरा है बिना बुझा चूना, तीसरा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो जो स्लैक्ड लाइम का हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं तो ये पाया जाता है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को, ठीक है, जिसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन को चुने। पहला कथन है निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में होता है और दूसरा है इसे जल में घोलने पर क्रिस्टलन जल वाला धावन सोडा प्राप्त होता है, ठीक है।
तो जब सोडियम कार्बोनेट के हम लोग H2SO से रिएक्शन कराएंगे तो CO2 गैस प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि अग्निशामक में यूज होता है, ना कि सोडियम कार्बोनेट। तो पहला हो जाएगा गलत। दूसरा है जल में घोलने पर क्रिस्टलन जल वाला धावन सोडा प्राप्त होता है। जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को Na2CO3 को वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा प्राप्त होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, जो कि धावन सोडा होता है, वाशिंग सोडा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा सही, ठीक है, यानी दूसरा सत्य और पहला असत्य। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? A object is placed at a distance of 25 centimeter from a convex lens. A real and inverted image of the object is formed at a distance of 30 centimeter from the lens. What is the magnification produced by the lens? जो मैग्निफिकेशन होता है ये होता है इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है, या फिर इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इसमें हम लोग रखेंगे इस फॉर्मूले में 30/25, जो कि हमारा होगा 6/5। इसमें बोला है कि उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है, वास्तविक और उल्टा, और यहाँ कन्वेक्स लेंस का जिक्र किया गया है। तो कन्वेक्स लेंस में हमारा इन्वर्टेड और रियल और इन्वर्टेड क्या होता है कि इमेज प्राप्त होता है, जो कि मैग्निफिकेशन में नेगेटिव लगाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 -6/5, ठीक है। नकारात्मक चिन्ह वास्तविक और उल्टी छवि को दर्शाता है, ठीक है, जो ये नेगेटिव साइन है ये क्या दर्शाता है, रियल और इन्वर्टेड को, और अगर ये पॉजिटिव होता तो ये दर्शाता वर्चुअल और इरेक्ट को। नेक्स्ट है, कोपरा का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोपरा? फर्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, दूसरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अलायंस, तीसरा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजेंसी, और चौथा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, ठीक है। तो जो कोपरा का फुल फॉर्म ये है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट है, साइक्लोहेक्सेन में डैश ही सी बंध और डैश CH बंध होते हैं। इस प्रकार कुल कितने सहसंयोजिक बंध होते हैं? इन साइक्लोहेक्सेन देयर आर डैश CC बॉन्ड एंड डैश CH बॉन्ड, thus मेकिंग अ टोटल ऑफ हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो कुछ इस प्रकार का बना होता है, ठीक है। इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच है ये होता है 6 बॉन्ड, और हर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होता है, ठीक है। इस तरह टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार पूछा गया है टोटल कितने कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजिक बंध कितने होंगे? तो टोटल होंगे 18। आपका सही जवाब हो जाएगा 6, 12 और 18। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी f के पदों में कितनी है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन टर्म ऑफ f पूछा गया है, ठीक है, यानी फोकल लेंथ। तो किसी भी मिरर में जो फोकल लेंथ अगर f दिया हुआ है तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, और ये पोल हो गया, तो ये कितना होता है? ये f और होता है यहाँ से यहाँ तक का। तो टोटल कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर? 2f हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक हिल्स? पहला है तीस्ता, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है नर्मदा और चौथा है सतलज। तो जो अमरकंटक पहाड़ियों से उद्गम होता है ये होता है नर्मदा नदी का, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले से होता है? रीवा। नेक्स्ट है, नवरोज त्योहार किस धर्म से जुड़ा है? नवरोज फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? पहला है जैन धर्म से, दूसरा है पारसी धर्म से, तीसरा है सिख धर्म से और चौथा है बौद्ध धर्म से। तो जो नवरोज त्योहार होता है ये होता है पारसियों का नए साल का त्योहार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र की दूरी r के पदों में कितना है?
डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन टर्म्स ऑफ आर। ठीक है, अगर किसी भी मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो दूरी है ये अगर पोल से आर है तो जो फोकल लेंथ होगा एफ होगा वो कितना हो जाएगा r/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक r/2 और यहाँ से यहाँ तक r/2। आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कौन सा राजभाषा जोड़ा गलत है? विच स्टेट लैंग्वेज पेयर इज नॉट करेक्ट? पहला है मेघालय जिसकी भाषा है खासी, बिल्कुल सही है। दूसरा है आंध्र प्रदेश जिसकी भाषा है तेलुगु, बिल्कुल सही है। तीसरा है केरल जिसकी भाषा है कन्नड़, ये गलत है। केरल की भाषा क्या होती है? मलयालम। ठीक है, मणिपुर की भाषा है मैतेई। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पोस्ट इन ऑल पंचायत इंस्टीट्यूशन इज रिजर्व फॉर वीमेन? पहला है 1/5, दूसरा है 1/3, तीसरा है 1/2 और फोर्थ है 1/4। ठीक है, तो ये कितना रिजर्व किया गया है? 1/3, 33%। और ये किस संविधान संशोधन के तहत इसको रिजर्वेशन दिया गया था? 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत में कम से कम 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? द प्रेजेंस ऑफ विच बैक्टीरियम इंडिकेट्स वाटर पोल्यूशन? पहला है ई कोलाई कोलीफॉर्म, दूसरा है साल्मोनेला टाइफी, तीसरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस और चौथा है विब्रियो कोलेरी। ठीक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा ई कोलाई कोलीफॉर्म्स। ठीक है, जिसके प्रेजेंस से वाटर पोल्यूशन इंडिकेट होता है। और साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? ये होता है टाइफाइड। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी रोग होता है और विब्रियो कोलेरी से कोलेरा रोग होता है। ठीक है, जो ई कोलाई की मौजूदगी बताती है कि पानी में मानव या पशु मल का प्रदूषण है। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पहला है विखंडन, दूसरा है ग्राफ्टिंग, तीसरा है द्विविभाजन यानी बाइनरी फिजन और चौथा है बडिंग यानी मुकुलन। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका एग्जाम्पल नहीं है ग्राफ्टिंग। ठीक है, क्योंकि बाइनरी फिजन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बडिंग भी है और टेसन भी है। ग्राफ्टिंग जो है ये लैगिंग प्रजनन का हिस्सा नहीं है बल्कि यह पौधों में संकरण तकनीक। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 51A कंटेन्स 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूडेड? पहला है 9A, दूसरा है 4A, तीसरा है भाग 7 और चौथा है भाग 5। तो ये जो 51A है ये है भाग 4 में। ठीक है, जो कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। नेक्स्ट है विच फैक्टर्स लेड साइंटिस्ट टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट? डिफरेंट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड है डिफरेंट सोर्स ऑफ एलिमेंट्स और थर्ड है डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। इसके लिए आपके ऑप्शन है ओनली फर्स्ट, सेकंड है ओनली थर्ड और थर्ड है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों और फोर्थ है ओनली सेकंड। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो किया गया है तीनों के बेसिस पर। ठीक है, डिफरेंट मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे, डिफरेंट सोर्स ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे। ठीक है, वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण उनके स्रोत के गुण और उनके निर्माण विधियों के आधार पर किया है। अगला क्वेश्चन है कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 3। तो जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, कि कार्बन कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसमें पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आखिरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह लिखा जाता है, 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है, फर्स्ट सेल और सेकंड सेल। नेक्स्ट है किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। ड्यूरिंग एडोलेसेंस विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज स्पेसिफिक टू गर्ल्स। पहला है मुहासे युक्त तैलीय त्वचा, ऑयली स्किन विथ पिंपल्स। दूसरा है शरीर के विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना, हेयर ग्रोथ ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और तीसरा है उनकी दिखावट के प्रति सचेतता, कॉन्शियसनेस अबाउट अपीयरेंस। और चौथा है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। तो केवल लड़कियों का यहाँ बात किया गया है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्तन ग्रंथियों के वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। पहला है समोच्च रेखीय जुताई यानी कंटूर प्लॉगिंग। दूसरा है अधिक खेती, ओवर कल्टीवेशन। तीसरा है सिंचाई के घटिया तरीके, पुअर इरिगेशन। और चौथा है मवेशी चरण यानी ओवर ग्रेजिंग, ठीक है। तो जो सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन होगा यानी मृदा अपरदन का प्रिवेंशन होगा, बचाव होगा, ये होगा कंटूर प्लॉगिंग से, ठीक है, समुच्चरेखीय जुताई से। समुच्चरेखीय जुताई बारिश के पानी के प्रवाह को कम कर मृदा अपरदन रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट है गुर्दों के मूत्र के निर्माण की प्रक्रिया किन 3 चरणों में निम्नलिखित क्रम में होती है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन द किडनीज इन्वॉल्व्स द गिवन 3 प्रोसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। पहला है छनन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण और उत्सर्जन, फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। दूसरा है चयनात्मक, पुनः अवशोषण, उत्सर्जन और छनन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन और फिल्ट्रेशन। और तीसरा है छनन, उत्सर्जन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण यानी फिल्ट्रेशन, एलिमिनेशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और चौथा है चयनात्मक, पुनः अवशोषण, छनन, उत्सर्जन, सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन और एलिमिनेशन। जो 3 प्रोसेस होते हैं ये क्रमशः होते हैं छनन, उसके बाद होता है चयनात्मक पुनः अवशोषण, उसके बाद होता है उत्सर्जन। यानी पहले फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, तब होता है इसका एलिमिनेशन, ठीक है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नेफ्रॉन में होती है। इसमें सबसे पहले ग्लोमेरुलर छनन यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर ट्यूबुलर पुनः अवशोषण यानी ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और अंत में उत्सर्जन यानी सिक्रेशन और एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था। इन विच ईयर वाज द इंडियन म्यूजियम एक्ट पास्ड। पहला है 1915, दूसरा है 1909, तीसरा है 1910 और चौथा है 1921, ठीक है। तो जो इंडियन म्यूजियम एक्ट पास हुआ था वो पास हुआ था वर्ष 1910 में। भारतीय संग्रहालय अधिनियम का उद्देश्य संग्रहालय को के संचालन और संरक्षण को विनियमित करना था, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है। इन विच सिटी इज द फेमस हाजी अली दरगाह लोकेटेड। पहला है अजमेर, दूसरा है मुंबई, तीसरा है हैदराबाद और चौथा है दिल्ली। तो जो हाजी अली दरगाह है ये स्थित है मुंबई में, ठीक है। हाजी अली दरगाह मुंबई के समुद्री तट पर स्थित है और यह 15वीं सदी की इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पा स्थल अग्निवेदी यानी फायर अल्टर के लिए प्रसिद्ध है। विच हड़प्पन साइट इज फेमस फॉर फायर अल्टर। पहला है कालीबंगन, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदाड़ो और चौथा है हड़प्पा। फायर अल्टर यानी अग्निवेदी के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगन, ठीक है। कालीबंगन में ध्यान, पूजा और अग्निवेदी के निशान मिले हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसेंस। पहला है राजा राम मोहन राय, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और चौथा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो फादर ऑफ रिनेसेंस कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। उन्होंने सती प्रथा का विरोध और आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया था और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वर्ष 1928 में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग युद्ध का उल्लेख करता है? विच अशोक एडिक्ट मेंशन द कलिंग वार? पहला है चौथा शिलालेख, दूसरा है 13वां शिलालेख और तीसरा है 7वां शिलालेख और चौथा है 12वां शिलालेख। तो कलिंग युद्ध का जिक्र हुआ है 13वें शिलालेख में। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? पहला है अनुच्छेद 14, दूसरा है अनुच्छेद 15, तीसरा है अनुच्छेद 17 और चौथा है अनुच्छेद 21। तो जो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता और छुआछूत पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? विच गुप्ता रूलर एज्यूम्ड द टाइटल महाराजा धीराज? पहला है चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है कुमार गुप्त। जो महाराजा धीराज की उपाधि अपनाई थी ये अपनाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त साम्राज्य को महान शक्ति बनाया था। नेक्स्ट है किस भारतीय गणितज्ञ को भारतीय गणित का राजकुमार कहा जाता है? विच इंडियन मैथमेटिशियन इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स? पहला है भास्कराचार्य, दूसरा है आर्यभट्ट, तीसरा है रामानुजन और चौथा है पराम मिहिर। ठीक है, तो जो प्रिंस ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स यानी भारतीय गणित के राजकुमार कहा जाता है वो कहा जाता है भास्कराचार्य को। ठीक है, उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि में बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया? पहला है हीराकुंड बांध, दूसरा है ग्रैंड अनिकट यानी कल्लन नई बांध, तीसरा है भाखड़ा नंगल बांध और चौथा है नागार्जुन सागर बांध। तो ये है ग्रैंड अनिकट बांध जो कि स्थित है तमिलनाडु में। यह तमिलनाडु का प्राचीन बांध है जो चोल राजाओं ने 2000 साल पहले बनाया था। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है किस भारतीय वैज्ञानिक को नैनो वर्ल्ड का जादूगर कहा जाता है? विच इंडियन साइंटिस्ट इज कॉल्ड विजार्ड ऑफ द नैनो वर्ल्ड? पहला है CNR राव, दूसरा है वेंकटरमन रामकृष्णन, तीसरा है होमी जे भाभा, चौथा है विक्रम साराभाई। तो जो नैनो वर्ल्ड का जादूगर कहा जाता है ये कहा जाता है CNR राव को। ठीक है, CNR राव ने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और नैनो विज्ञान में योगदान दिया था। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट और आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर प्राप्त किया कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट हैं वो आपको आसानी से मिल सकें। इसके साथ ही इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।